नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। एक बार फिर से स्वागत है द लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में। और हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में आज के मेहमान हैं कमाल क्लासेस के डायरेक्टर एम कमाल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इनसे हम बात करेंगे शिक्षा के विषय पे, परीक्षार्थियों के जो भी सवाल हैं उस विषय पे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एम कमाल सर पार्टिकुलर 10th तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ में इंग्लिश के भी शिक्षक हैं और 12th के बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रवि कुमार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे खास मेहमान एम कमाल सर को अपने हाथों से सम्मानित करें। उसके बाद हम कार्यक्रम का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। चलिए सर, विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और सबसे पहले एक छोटा संक्षेप में सर आपसे परिचय हो जाए, रूबरू हो जाए हमारे दर्शकों से। जी, मैं एम कमाल इंग्लिश एंड सेकेंडरी क्लासेस के डायरेक्टर जो भी इस समय जुड़े हुए हैं वो सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं 10th लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, इसके साथ साथ 12th में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो मैं 10th लेवल और 12th लेवल दोनों के टीचर्स हूं। 12th में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और 10th में ऑल सब्जेक्ट में खुद देखता हूं। इस बार जो सर परीक्षार्थियों के लिए कितना कठिन हो सकता है, क्योंकि एग्जाम जो है एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 8-9 महीना लॉकडाउन रहा है, इस बीच में आप बच्चों को कैसे गाइड किए और बच्चे कैसे बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके, जो आपके द्वारा बच्चों को जो मार्गदर्शन मिले सर? देखिए, मैं सबसे पहले मैं 12th की बात करता हूँ इंग्लिश का। मैं जो क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं जनवरी या फरवरी में सिलेबस को शुरू कर देता हूँ। तो 2020 में मैंने अपना जो सिलेबस है 12th का वो मैंने जनवरी में ही स्टार्ट कर दिया था। तो जब तक 14 मार्च को नोटिफिकेशन आया बिहार गवर्नमेंट का कि 15 मार्च से जो है कोचिंग संस्थान या जो भी शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे, तो तब तक मेरा 25% सिलेबस हो गया था। उसके बाद कोविड के कारण क्लासेस बंद रही और जब क्लास ओपन हुआ तो मैंने सोचा कि इतने लंबे अंतराल के बाद क्लासेस खुली है, बच्चे की कैसे तैयारी हो। उसके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया और मैंने टाइम दिया और टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाया और बच्चों को मैंने शॉर्टकट तरीके से किस तरह से पास मार्क्स ही नहीं आए बल्कि अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए हमने बच्चों को टाइम को बढ़ाते हुए बच्चों का प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, ग्रामेटिकल सेक्शन जितना है सारे के सारे सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। और 12th के स्टूडेंट को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इंग्लिश के लिए कि आप डिप्रेट ना हो, तनाव में नहीं आवे। आप जो है जो प्रोज और पोएट्री है, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। तो प्रोज सेक्शन से राइटर का नाम, जो ऑथर है और प्रोज विषय से उसका याद कर लें और पोएट्री सेक्शन से भी याद कर लें, क्योंकि अगर ये याद रहता है तो 10 मार्क्स कंफर्म है। कैसे, मैं इसका पैटर्न बताता हूं। जो इस साल जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ग्रामेटिकल पोर्शन से होगा और 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लिटरेचर से यानी बुक से होगा। तो मैं सबसे पहले बच्चों को ऑब्जेक्टिव की मैं बताता हूं कि कैसे एग्जामिनेशन में बनाना है। तो जिस बच्चे का लिटरेचर स्ट्रॉन्ग है, बुक का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चे पहले बुक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बना लें। ग्रामर अगर वीक है तो उसको बाद में देंगे। अगर 40 में से अगर आप 30 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं बुक से तो इधर 50 का जवाब देना है आपको, तो 20 मार्क्स आपको ग्रामर से करना है। अगर किसी स्टूडेंट का ग्रामर स्ट्रॉन्ग है और लिटरेचर जो है वीक है तो वो सबसे पहले जो ग्रामेटिकल जो स्ट्रॉन्ग है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन पर वो ध्यान दे, उसको पहले बना दे। और अगर 60 में से अगर वो 50 बना लिया तो वो बच गया, बुक अगर उसकी तैयारी नहीं है तो। और अगर वो 60 में से 40 भी अगर बना दिया तो इधर बुक से 10 मिलाकर वो 50 मार्क्स हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रामेटिकल और बुक पोर्शन दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या करें,
कि ये 1 से लेके 100 तक फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन बनाते चले जो उनको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, उस क्वेश्चन को पहले बना लें। उसके बाद देखें कि हम फर्स्ट राउंड में हमको 35 क्वेश्चन ही 100% आ रहा है, फिर सेकेंड राउंड चले, फिर सेकेंड राउंड में उसको उस पर दिमाग लगाना है कि जो क्वेश्चन उसको नहीं बन रहा है तो सेकेंड राउंड में कहीं उसको दिमाग में आ जाए, बन जाए तो 50 का जवाब वो दे सकता है। तो मैं उस स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया जिसका बुक स्ट्रॉन्ग हो या ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो। तो बुक स्ट्रॉन्ग हो तो पहले बुक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बनावे, तब ग्रामर पर ध्यान दें। ग्रामर का अगर ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो पहले ग्रामर क्वेश्चन को बनावे, तब जो है सो बुक को बनावे। नहीं, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट राउंड में 1 से 100 तक बना ले, चेक कर ले कि कितना हमको बन रहा है। अगर उसको 50 पूरी गया उसमें तो गुड है, बेहतर होगा। नहीं अगर कम रहा है तो फिर सेकेंड राउंड में चले। टाइम को बचाना है उसमें। ये तो हो गई सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव का। सेक्शन बी में उसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा एशे का जिसमें 4 या 5 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक का जवाब देना होगा। इस साल जो बच्चे के लिए जो मेरे हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन वो कोविड-19 एंड एजुकेशन या द बुक यू लाइक मस्ट एंड द गेम यू लाइक मस्ट, ये 3 क्वेश्चन को पढ़ के जाएं तो बच्चे को वो आ जाएगा। और ऐसे जो होता है वो राइटिंग एबिलिटी की जांच के लिए दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो प्रोज के तरफ से 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक का जवाब देना है। वो लाइन रहेगा, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो पोएट्री के तरफ से होगा किसी चैप्टर से, और 4 चैप्टर से होगा वो पोएट्री से, और 4 में से एक का एक्सप्लेन करना है। ये हो गया। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर जो क्वेश्चन होंगे बच्चों का वो होगा एप्लीकेशन और लेटर। तो बच्चे चाहे एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, और में रहेगा लेटर, दोनों में से 4 क्वेश्चन होंगे। 5वां क्वेश्चन जो होगा वैसे तो क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है सेट में अलग बात, लेकिन मैं अपने एक बता रहा हूं एक एग्जांपल देकर के बच्चों को। 5वां क्वेश्चन जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से बच्चों को 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और वो 2-2 मार्क्स के हो गए, यानी कि 10 मार्क्स हो गए। अब आती है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन होंगे उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 6 क्वेश्चन में से बच्चों को 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है तो उसमें से एक रहेगा आपको, जो 6 क्वेश्चन है तो 3 जो जवाब दें स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि पोएम के तरफ से, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उनको महात्मा गांधी ने लिखा है। फिर इधर पोएम के तरफ से चले आए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन ने लिखा है। तो राइटर का नाम, चैप्टर और उसके ऑथर कौन है, वो अगर प्रोज के तरफ से भी रहेगा मैचिंग करने के लिए और पोएट्री वाला भी रहेगा मैचिंग करने के लिए। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा, अगर बच्चों को समरी आता है तो समरी लिखें, पोएम के तरफ से भी समरी रहेगा, प्रोज के तरफ से भी रहेगा। नहीं, अगर बच्चों को समरी याद नहीं है तो बच्चों को उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा। ड्रामेटिक एलिमेंट्स पूछे, टाइप्स ऑफ ड्रामा पूछे, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, जो है मिडिल इंग्लिश, इंग्लिश ड्रामा, नॉवेल, नॉवलिस्ट का नाम भी पूछ सकता, ड्रामाटिस्ट का नाम पूछ सकता। ये 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन जो होगा बच्चों को वो पैसेज होगा, जिसके ऊपर में पढ़ के 4 क्वेश्चन देंगे, जिसका जवाब उसको पैसेज में जो पढ़े होंगे उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। नहीं, अगर पैसेज नहीं आता है बच्चों को तो प्रेसी जो है वो बना सकता है, उसके और में रहेगा प्रेसी। तो चाहे पैसेज बनाए चाहे प्रेसी बनाए, तो अगर वो प्रेसी बना लेता है तो पैसेज से वो बच जाएंगे। तो दोनों में जो बच्चे को इजी हो वो काम करे। ये गाइडलाइन मेरे बच्चों के लिए। चलिए, ये तो खैर बहुत फायदेमंद चीज बता रहे थे आप परीक्षार्थियों के लिए, खास करके 12th में जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है 100 नंबर का, उनके लिए। तो सर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास कार्यक्रम को जिनको करवाने में हमारा सहयोग है, जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से हम करवा पा रहे हैं, NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेट कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट, मैं इन सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सके। आप वीडियो को शेयर करिएगा और हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं मैट्रिक पे, जी,
इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा शुरू होना है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे का जो होता है सर पहले से ही, क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है किसी भी बोर्ड हाँ एग्जाम का बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चे घबराए हुए होते घबराए हैं, हुए। तो उसको आप कैसे गाइड करिएगा? देखिए, मैं सबसे पहले बच्चों को कहूंगा कि जो मन में जो डर है वो डर को खत्म कर ले, डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इस बार नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो डबल है। सबसे पहला फायदे हो गए। तो मैं 10th क्लास के बच्चों को ये मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि मैं बारी बारी से सब, मैंने जिस तरह से मैं 12 में बताया कि बच्चों को डिप्रेट नहीं होना, मैं जिस तरह से बताया हूं बच्चे उसको फोकस करें, उसी तरह से मैं 10th को भी बताता हूं। जिन बच्चों का, मैं पहले मैथमेटिक्स पे आता हूं। ठीक है। मैथमेटिक्स जिन बच्चों का अच्छा है, बेहतर है, उसके लिए तो कुछ कहना नहीं, हो तो लिख ही लेंगे। ठीक है। वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि मैं फेल कर जाऊंगा, मैं पास नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी मन में निगेटिव विचार है, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबू आप जो है, जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है उसी को रिवाइज करें, टाइम कम है। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 1 लेसन जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तो आप पढ़ लीजिए। 4 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी को फोकस करना है बच्चों को। ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर पर है, लेकिन जो सब्जेक्टिव है उसमें एनसीईआरटी पर फोकस करें, टाइम कम है, एनसीईआरटी पे फोकस करें। एनसीईआरटी बिहार गवर्नमेंट की बुक होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अब तो एनसीईआरटी पूरे देश की लेवल की बुक हो गई है, पहले बिहार में अलग होता था और सेंट्रल अलग होता था, तो सीबीएसई के बच्चे भी वही पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के भी वही पढ़ते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है मैथमेटिक्स की, तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आप एनसीईआरटी से बनाइए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्वेश्चन बैंक देखिए और जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर बच्चों को मैथमेटिक्स में अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव भी बना लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तुरंत बच्चे से बन जाएंगे। तो 1 लेसन जो है, मैं उस स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं जिसको डर है कि क्या होगा नहीं होगा, तो उसको मैं कहूंगा कि फर्स्ट लेसन जो है वास्तविक संख्या, उसको वो कंप्लीट कर ले। ठीक है। उसके बाद जो आसान है वह है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वो कर ले, 10 नंबर उससे आ जाएंगे, 20 मार्क्स हो गया। ट्रिगोनोमेट्री को वो कंप्लीट कर ले, 20 मार्क्स का ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है, कितने हो गए 40 मार्क्स। ये आसान चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो है आपको 10 नंबर का पूछा जाता है एस्थेटिक्स, सांख्यिकी, उसको अगर कंप्लीट कर ले तो 10 मार्क्स उससे होंगे, तो कितने मार्क्स हो गए 50 मार्क्स। ये तो फेल होने से तो बच गए। अगर आप बेहतर स्टूडेंट हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो चले आइए लेसन 2 में बहुपद, पॉलिनोमियल, उससे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आइए 3rd लेसन जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उससे क्वेश्चन होंगे। तो उसमें मैं बच्चों को कहता हूं कि आयु वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि जैकब की आयु वाला है, नूरी और सोनू की आयु वाला है, उस क्वेश्चन को पढ़ लें। और भिन्न निकालने वाली जो क्वेश्चन है वो भिन्न वाले क्वेश्चन को जो है पढ़ लें। और 2 अंकों वाली जो संख्या वाली क्वेश्चन है उसको पढ़ लें। और उसमें जो विधि है ग्राफीय विधि, ये कंफर्म है, ग्राफ आएगा, ये 100% गारंटी है, एक कंफर्म है, ग्राफ कंफर्म में आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 4 लेसन में द्विघात समीकरण, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, वो भी बहुत इजी है। उसका एपी से भी क्वेश्चन रहेंगे, 100% गारंटी है इसका, उसको पढ़ लें एपी को। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6 लेसन में। तो 6, 10 और 11 ये ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री में से जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 6.1 में जो है वो ऑब्जेक्टिव में जरूर रहता है, उसमें से क्वेश्चन, उसको पढ़ लें। चलिए, अगर ज्योमेट्री किसी को टफ लगता हो बच्चों को, तो मैं उससे आगे बढ़ता हूं 10 में। 10 है विड्थ, सर्कल, अगर वो विड्थ को अच्छा से पढ़ लेते हैं, 2 ही लेसन है, और तो उससे क्वेश्चन रहेंगे, 100% गारंटी है इसका। उसके बाद जो है आता है कंस्ट्रक्शन, 2 ही लेसन है, 11.1 एंड 11.2। इसको कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। ग्राफीय विधि हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आएगा। अब बात आई थ्योरम की, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं बच्चों कि थ्योरम में जो है सो थेल्स पर में पढ़ लें, पाइथागोरस पढ़ लें, और समरूप त्रिभुज वाला जो है वो पढ़ लें। ठीक है। उसके बाद बच्चों को जो है सो 10 लेसन में 2 थ्योरम है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। वैसे थेल्स और पाइथागोरस पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही। और चले आइए अब आप मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में,
उसमें 12 और 13 जो है वो लेशन मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, उससे जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 13.1 में 1 2 3 क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, 13.2 में भी 1 2 3 4 क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। उसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग 14 चैप्टर पे, जो सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो स्टूडेंट वीक है, जो सोचता मैं कैसे पास करूं, उसके लिए है कि वास्तविक सिलेक्टेड चैप्टर मैंने बता दिया कौन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। वन लेसन जो है वन लेसन जो वास्तविक संख्या 10 मार्क्स का, अलजेब्रा जिसमें बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद आपको द्विघात समीकरण, उसके बाद आपको एपी, ये मिलाकर के 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद त्रिभुज जो है 6 लेसन, वृत्त है वो, उसके बाद जो है आपको ये कंस्ट्रक्शन है, ये मिलाकर के जो है ज्योमेट्री जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग मेंसुरेशन के तरफ, 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ये स्टैटिक सांख्यिकी वो 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ये मैथ्स हो गया, मैथ हो गया। अब एसएसटी पे आइए। चलिए एसएसटी पे आते हैं। एसएसटी में बच्चों को मैं ये कहूंगा कि एसएसटी में आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। एसएसटी समझिए कि एक स्टोरी है। बच्चे अगर पढ़े होंगे तो बच्चों को जानता होगा कि एसएसटी सेल्फ स्टडी की चीज है, लेकिन मैं अपनी क्लास में एसएसटी भी पढ़ाता हूं। तो एसएसटी में ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में जितना एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, और ज्योग्राफी में ही है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, उसका ऑब्जेक्टिव जो पर है वो एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव आएगा। समझ गए? अब रही कि क्वेश्चन आंसर का जो सब्जेक्टिव है, तो एनसीईआरटी में जो है उसको पढ़ें, उससे एनसीईआरटी से ही उसकी तैयारी करें ये एसएसटी के लिए, तो वो बेहतर रहेगा। साइंस की बात आती है तो साइंस में क्या करें बच्चे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अब कम टाइम है, इसीलिए वो मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें। और सब्जेक्टिव के लिए जो साइंस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आएगा सब्जेक्टिव में, थ्योरी में। और ऑब्जेक्टिव में जो है अगर चैप्टर पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा ही। थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, कोई बाहर से तो नहीं देता, बुक से देता। लेकिन उन बच्चों के लिए बताता हूं जो वीक है, वो ऑब्जेक्टिव जो है आप शायद से प्रकाशन की बुक होती है, उस सबको भी आप मॉडल पेपर वगैरह ऑब्जेक्टिव देखिए उसको, लेकिन अगर आप लेसन पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको ऑटोमेटिक आएगी। और जो थ्योरी है साइंस में वो सब्जेक्टिव जो है वो एनसीईआरटी का पढ़े। लेकिन सर अगर हम बात करें साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स तीनों की तो बात की, लेकिन कुछ बच्चे को आपने भी देखा होगा सर, दो ही सब्जेक्ट पे मोस्टली ज्यादा फोकस करते हैं जी। वैसे बच्चों को आपका क्या संदेश है? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हाथ में कितनी उंगली है? 5 उंगली। 5 उंगली है। खाना खाने के लिए कितनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं? पांचों का। बच्चों के लिए 5 सब्जेक्ट जो है बिहार में, इंग्लिश जो है ऑप्शनल है, और 5 सब्जेक्ट जो है मैथ, साइंस, एसएसटी और 2 लैंग्वेज होगा, चाहे उर्दू हिंदी हो या संस्कृत हो या मैथिली हिंदी हो। तो बच्चों को 5 सब्जेक्ट का पलड़ा ये समझे कि तराजू के पलड़े में 5 लगा हुआ है, 5 बराबर है, क्योंकि सबके मार्क्स आते हैं। तो बच्चों को अब जो है सब पे ध्यान देना है। और अब एग्जाम का कम टाइम है तो वो करे क्या, एक रूटीन सेट करे घर पे कि इस टाइम में हमको मैथ पढ़ना है, इस टाइम में साइंस पढ़ना है, इस टाइम में हमको एसएसटी पढ़ना है, इस टाइम में उर्दू या मैथिली या संस्कृत पढ़ना है, और इस टाइम में हिंदी पढ़ना है। और आज से बच्चे ये कोशिश करें कि आप जो आने वाले जो लगभग 20 डेज है उसमें ये रूटीन बना के अगर आज से भी तैयारी किया जाए तो बेहतर मार्क्स आ सकता है। बिल्कुल बेहतर मार्क्स उठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 5 सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। कोई पूछता आपको कितना मार्क्स आया है, कहते हमको 350 आया है, इससे तो देखा जाता है, छांट के नहीं बोलते, छांट के नहीं बोलता है कि इतना इसमें इतना इसमें इतना, सबको बराबर ध्यान देना है। लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल है, आप भी देखे होंगे बच्चे को, या फिर बच्चे जब जाते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं ठीक से, उसके बाद टिक आउट करते गए, फिर ओमर भरते गए, टिक आउट फिर ओमर,
तो मतलब उनको क्या करना चाहिए कि पहले पूरा को पढ़ लें, उसके बाद टिक आउट करें, उसके बाद OMR शीट भरें? देखिए, मैं उसको बच्चों को ये कहेंगे कि OMR शीट भरने में सावधानी बरतें, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें सबसे पहली बात। और OMR में वो करें क्या, सबसे पहले कि पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और जो 100% हम जानते हैं OMR में एक बिंदी डाल दें, ठीक है। 100% पता है, तब नहीं पता है तो हम बताएं कि फर्स्ट राउंड में, चाहे 10th का भी स्टूडेंट क्यों हो या 12th का हो, फर्स्ट राउंड में 1 से 100 तक हम जाएंगे। फर्स्ट राउंड में देखेंगे और जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है वही ऑब्जेक्टिव को टच करेंगे, ठीक है। अगर उसमें से हम मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव मेरा 100% कंफर्म था तो उसमें वो OMR में कर लें। अब देखें कि हमको जो बचा हुआ है, चूंकि टिक आउट करने का तो अलाउ नहीं होता है कि आप क्वेश्चन में करें, तो बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आप बना लिए हैं, रेस्ट जो बचा हुआ है, अब उस पे सेकेंड राउंड में देखिए क्या ठो बना, 5 ठो बना, 45 हो गया। फिर थर्ड राउंड चलना है। टाइम को एक क्वेश्चन में सोचते नहीं रहना है कि इसको क्या होगा नहीं होगा, नहीं हो रहा आगे बढ़िए। आपके पास दोगुना ऑब्जेक्टिव है, 100 है, 50 का जवाब देना है तो राउंड बना लें। फर्स्ट राउंड में बनाए 40 ठो बन गया, सेकेंड राउंड में 5 ठो बन गया और थर्ड राउंड में फिर 5 ठो बन गया। 50 का ही जवाब दें, 51 का जवाब नहीं दें, 50 का जवाब दें। 50 बोले तो ये नहीं समझे 1 से 50, 98 नंबर आ रहा है तो 98 बनाइए, फिर 90 आ रहा है 90 बनाइए, 5 नंबर नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। यानी कि 1 से 100 इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्ञान भरी बातें साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से आप जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बातें रखी हैं इससे कई छात्रों को फायदा होगा। आप हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करते रहें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम आपके लिए इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन सर आखिर में हम आपसे ये चाहेंगे कि हमारे साथ कई छात्र तो जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक हैं, कई गार्जियन भी देखते हैं इस वीडियो को और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, तो छात्र और गार्जियन दोनों के लिए क्या संदेश है सर आपका? देखिए, मैं एक बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप बाइक चलाते हैं, बिल्कुल, बाइक में ब्रेक होती है, क्यों होती है? अपने आप सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल, बच्चों के जो ब्रेक हैं वो उसके पेरेंट्स हैं। हमारे पास बच्चे 1 2 3 घंटे के लिए आते हैं। अभी जैसे मैं 10th वाले को 3 घंटा पढ़ा रहा हूं, 1 घंटा मैथ पढ़ा रहा हूं, 1 घंटा साइंस SST पढ़ा रहा हूं, 1 घंटा में लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। तो पेरेंट्स 3 घंटा तो मेरे पास आए और टाइम कहाँ रहते हैं बच्चे? पेरेंट्स के पास। और बच्चों का प्रथम पाठशाला जो है वो गार्जियन है, घर परिवार है। तो गार्जियन को ये देखना है कि बच्चे कितने बजे ट्यूशन जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, इस पर ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात है कि बच्चे घर पे कितना देर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी जो है करेंगे, वो भी ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ, ये नहीं किताब खोल करके बैठे हुए हैं। अगर बच्चे लेबर करेंगे, एक प्रोवर्ब है, लेबर नेवर गोज इन वैन, जो है लेबर जो है मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो बच्चे, गार्जियन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये देखें कि बच्चे आपके घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, या बच्चे सिर्फ जा रहे हैं कोचिंग और वो आ रहे हैं घर पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। इस सब पर गार्जियन अभी खास करके नजर रखे। टीवी भी देख रहे हैं, उस सब पे नजर रखे कि बाबू अब एग्जाम का टाइम है, पढ़ो। तो ये बच्चों का ब्रेक गार्जियन है। अगर गार्जियन फेल कर जाएंगे, ब्रेक फेल, गाड़ी एक्सीडेंट। गार्जियन अगर फेल करें यानी कि फेल कर जाएंगे, यानी कि गाइडेंस करने में, तो बच्चे एक्सीडेंट होंगे, सीधा सा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई छात्र हमारे साथ जुड़ चुके थे, कई दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके थे, लगातार वो कमेंट भी कर रहे थे। सदर आलम जी, अल्ताफ साहब और सदर आलम, शाहनवाज नवाज, आरडीएक्स, मैं आप सभी का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी छात्रों तक पहुंचे वीडियो और इस वीडियो को देखकर वो फायदा उठा सके। एक बार अंत में फिर से मैं अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर चले जाइए, वहां जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे शिक्षा संवाद में अब तक जितने भी मेहमान आ चुके हैं, यूट्यूब पर मैंने उनकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक टीचर की वीडियो मैंने वहां अपलोड कर दी है, आप वहां देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बच्चों से मैं एक कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी बच्चों को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई एडवाइस लेना हो, तो वो मेरे पास आकर के एडवाइस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।